कि विकास के बारे में 50 शुगर मिले हुए हैं या 50 राइस मिले हैं, तो इस पर मैं सोच रहा था कि हंसूं या रोऊं। मतलब इसमें मुझे यही नहीं समझ पा रहा में आ रहा है कि ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको लोग सुनते हैं, ऐसे लोग ऐसा बयान दे कैसे सकते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं। मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, ये तो झूठ की पराकाष्ठा जिसे कहा जा सकता है। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज आना था, लेकिन वो दुर्भाग्य कह दें कि नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी रही तो वो हमारे हाथ से चला गया। मेडिकल आज तो सिंधिया जी आपके हैं, सिंधिया जी को इस बार आप मना सकते थे मेडिकल कॉलेज के लिए कि आप कम से कम वो ले गए तो ये दे दीजिए। स्कूल की बिल्डिंगें सरकारी स्कूलों की बनाई हैं, लेकिन उनमें टीचर नहीं दिए हैं। टीचर दिए हैं तो उनसे गैया बेला गिनवा रहे जी, उनसे चौखट गिनवा रहे जी, उनसे सर्वे करवा रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालें कितनी बड़ी हैं, उनमें डॉक्टर कितने बड़े हैं, उनमें डॉक्टर सर्विस करने वाले बाहर कितने प्रैक्टिस करते हैं। आप तो एक बॉन्ड भरवाइए ना कि 10 साल या 15 साल डॉक्टर को यदि एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी या एमडी की मिलेगी तो उसके शासकीय अस्पताल में रेगुलर सेवाएं देनी हो। वहां से भी आते हैं मजदूर, तो हमारे यहाँ अन्य जिलों से आते हैं। इसके लिए आपकी सरकार की कृपा नहीं है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करना है हमें ऐसी भूमि, ऐसे जल की व्यवस्था, वहां रेवा के तट पे हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर चना उगा रहा है किसान, ये किसान की वजह से मजदूर आ रहे हैं और उन लोगों के पास पथरीली जमीन है, जल की व्यवस्था नहीं है, आदिवासी हैं। ये आदिवासियों का बताइए आप कि इस जिले के युवा इस जिले में कहां पर नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर आपने रोजगार क्या दिया है। मैं तो उनसे साथ बैठ करके डिबेट करने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पत्र लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, अन्यथा किसान मर जाएगा। और जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भी उसी अजगर का रूप धारण कर लिया उस रिपोर्ट के ऊपर, जो कि कांग्रेस सरकार बैठी हुई थी। किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन किसान की आय दोगुनी तो नहीं करी इनने, मनो किसान ने दूलर जरूर कर दिया। बीमा जे फसल खराब भैया 5 में से 2 फसलें खराब हो गई, वे आपके पोर्टल में है नहीं, आपके पटवारी जी ने चढ़ाई नहीं है। फसलों का बीमा नहीं मिलता। 16,000 करोड़ यदि बीमा की राशि लेते हैं तो 2,000 करोड़ बांटने का काम करते हैं और उसी में खुद की पीठ खुद के हाथ से पीछे हाथ करके थपथपाते हैं। मतलब नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच हैं देवेंद्र पाठक जी, किसान नेता हैं और हम इनसे नरसिंहपुर जिले की किसानों की जो अन्नदाताओं की समस्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। पहले तो हम उनका हमारे स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया है। देवेंद्र जी, नरसिंहपुर में क्योंकि आज हम देखते जा रहे हैं कि नरसिंहपुर का जो किसान है वो बड़ा समृद्धशाली और हमारी जो कृषि भूमि है बड़ी उर्वरक है और यहाँ की विचारधारा, सोच और यहाँ की कार्यप्रणाली बड़ी उर्वरक है। इन सब उर्वरता के साथ यदि हम बात करते हैं तो जिले में किसानों की वर्तमान हालात क्या है, हम इन स्थितियों पर आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि लगातार जो सरकार के कहने, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, सभी के ये कहने हैं कि किसान वर्तमान में किसान की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार आप कोई ना कोई मुद्दे को लेकर हर 15 दिन में, हर 10 दिन में आप कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने के लिए आते हैं। तो क्या वजह है, किसान क्यों परेशान है, क्या कारण आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं को लेकर के क्यों जाना पड़ता है हम सभी को कलेक्टर महोदय के पास या जनप्रतिनिधियों के पास। विषय ये है कि हमारे जिले में किसान भूमि के रूप में तो बड़ा धनवान है, समृद्ध है, लेकिन आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर होता जा रहा है। कारण ये है, जैसे कि अभी 2 दिन पूर्व ही हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में सामने कलेक्टर मैडम की गाड़ी के सामने बैठ करके धरना किया था। तो एक जो मिलें हैं हमारी, जो मिलों की लॉबी है, जो ये किसानों को बहुत परेशान कर रही है। और इसमें एक खांडसारी मिल है, नया गांव शुगर मिल जिसे कहते हैं, तो उस मिल ने 2 साल से पैसा नहीं दिया है किसानों का। और 2 साल होने के बाद भी किसान पैसा से वंचित है और एक भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो बोल रहा हो। और बोल नहीं रहा है ये तो विषय ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं
उस समय ये जनप्रतिनिधि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोगों को परेशानी होती है उसमें। और बड़ी जो मिलें हैं, बड़ी मिलों को आप देखें तो ये मिलें पूरी साठगांठ कर लेती हैं, नेताओं से साठगांठ कर लेती हैं, बड़े लोगों से साठगांठ कर लेती हैं। इस प्रकार से किसान को बहुत परेशान करके इन्होंने रखा हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन पाठक जी, बातें जब निकल के सामने आती हैं कि किसान, तो ये बात आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश का 75% जो क्षेत्र है वो यहाँ पर गन्ना की उपज के लिए बहुचर्चित है। वहीं अन्य फसलें भी यहाँ पर किसान लेते हैं। लगातार किसान बहुत मेहनत करते हैं और इस जिले को इसलिए उर्वरक कहा जाता है क्योंकि यहाँ का किसान बहुत मेहनती है। अब समस्या जो निकल के सामने आ रही है बड़ी समस्याओं में कि जो राजनीतिक दल हैं उनका स्पष्ट कहना कि किसानों के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं चलाई जा रही हैं और लाभकारी योजनाएं दी जा रही हैं और किसी भी प्रकार से कोई किसान जो है परेशान नहीं है। ना यहाँ पर रोजगार की यदि हम बात करते हैं तो रोजगार में भी कोई समस्या नहीं है। रोजगार जैसी कोई समस्या है ही नहीं, बेरोजगारी जैसी कोई समस्या है ही नहीं। तो ऐसे कौन कौन से रोजगार यहाँ स्थापित हो गए जिससे कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ बेरोजगार की संख्या कमी है। यदि हम बात करते हैं तो उनका शुगर मिल जो है 50 शुगर मिल छोटी बड़ी मिला के बात करते हैं तो 50 राइस मिले हैं नरसिंहपुर में। जो ग्राउंड लेवल की हम बात करते हैं तो सड़कें हैं, वो सारी सड़कें जो है नरसिंहपुर की वो है पूरी बन चुकी हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो ये सब जो भी व्याख्यान माला है ये आम जनता के बीच में है, तो इसको आप कितना उचित मानते हैं? ये क्या सच्चाई है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, जैसे कि आपने बताया कि विकास के बारे में 50 शुगर मिले हुए हैं या 50 राइस मिले हैं, तो इस पर मैं सोच रहा था कि हंसूं या रोऊं। मतलब इसमें मुझे यही नहीं समझ पा रहा में आ रहा है कि ऐसे वरिष्ठ लोग जिनको लोग सुनते हैं, ऐसे लोग ऐसा बयान दे कैसे सकते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं? मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। ये तो झूठ की पराकाष्ठा जिसे कहा जा सकता है ये है। 50 शुगर मिलों की बात करते हैं तो 6 हमारे जिले में बड़ी शुगर मिलें हैं, 7वीं वो बता दें यदि शुगर मिलें जो बड़ी मिलें होती हैं तो हम उनकी 50-7 में ही मान लेंगे। 6 बड़ी शुगर मिलें हैं और 6 खांडसारी मिलें हैं। छोटी छोटी भट्टियों को यदि वो गिनाना चाह रहे हो तो हो सकता है ऊंट के मुंह में जीरा वो देना चाह रहे हो। बात आती है कि बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, तो किसान का हमेशा कहना होता है हमें भीख नहीं चाहिए, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हमारा हमेशा नारा होता है। तो अधिकारों की लड़ाई के लिए किसान को लड़ना पड़ रहा है। यदि आप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं तो वो अधिकारों की लड़ाई के लिए क्यों आ रहा है? व्यक्ति को यदि समृद्ध आपने कर दिया है तो उसे लड़ना क्यों पड़ रहा है? उसको छोटे छोटे 2000 रुपए दे करके आप उसका मूल्य का जो उसकी फसल होती है उसका पैसा नहीं देते। 10,000 का चना यदि 6,000 में खरीदेंगे, आज यदि 10,000 का चना होता तो वो से 2,000 की जरूरत नहीं पड़ती, 6,000 में आप चना खरीद लेते हैं। गुड़ का रेट आप देख लीजिए, गन्ने का रेट आप देख लीजिए, अरहर का रेट देख लीजिए। तो रेट के मामले में आप रेट देते नहीं हैं, आप लॉलीपॉप देने का प्रयास करते हैं। लॉलीपॉप से पेट नहीं भरते, लॉलीपॉप से बच्चा प्रसन्न हो सकता है, लॉलीपॉप से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, ऐसा मेरा कहना है। तो ऐसे नेताओं को सोचकर बोलना चाहिए कि कितनी शुगर मिले हैं, कितने रोजगार की व्यवस्था है। रोजगार की व्यवस्थाओं के नाम पर नरसिंहपुर जिला 0 सन्नाटा है, क्योंकि आप देखिए एक भी उद्योग नहीं है नरसिंहपुर में। एक पत्थर कोई बता दे, केंद्रीय मंत्री भी हैं यहाँ, वर्तमान 2 केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय प्रहलाद जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। 2 केंद्रीय मंत्रियों का तिवारी जी आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, उन नेताजी को बुला लीजिए। इससे पहले भी जो मंत्री रहे हों, एक भी उद्योग ऐसा लगा हो जहां युवाओं को रोजगार मिलता हो, यहाँ के युवा उसमें काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उन्हीं के जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनके युवा मोर्चा के सदस्यों को खड़ा कर लें, कार्यकर्ता जो हैं उन कार्यकर्ताओं से पूछ लें कि आप करते क्या हैं। वो अपने पिताजी से 100 रुपए लेकर के पेट्रोल डलवा के आते हैं और 100 रुपए इनसे लेकर के जाते हैं गुटखा खाने के लिए। तो ऐसी स्थिति तो रोजगार की हो रही है। तो अपने बयान को ऐसा भी न दें जिससे कि हास्यास्पद हो, लोगों को हंसी आए ऐसे बयानों से, ये मैं उनसे कहना चाहता हूं।
कुल मिला के आपका ये कहना है कि रोजगार एक भी स्थापित नहीं है और हालात जो हैं वो युवा बेरोजगार जो है वो बेरोजगारी बढ़ते चली जा रही है। कहीं ना कहीं ये बात मीडिया भी देख रहा है, हम लोग का भी जो आकलन है वो ये है कि वास्तव में रोजगार की स्थापना तो कोई है नहीं। यदि एनटीपीसी आ गई तो उसको हम एक परंपरागत, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में उसका बढ़ाव, अब उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज आना था लेकिन वो दुर्भाग्य कह दें कि नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी रही तो वो हमारे हाथ से चला गया। मेडिकल कॉलेज नहीं है और भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं नरसिंहपुर जिले को मिलना चाहिए थी जो नरसिंहपुर को नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, इन सब चीजों के बावजूद भी पाठक जी किसान कहीं ना कहीं अपने आप को छला और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो इसके पीछे क्या, कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं दोनों दलों में? देखिए, जो सामर्थ्यवान होता है हमेशा गलती उसकी होती है। 18 साल से अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, तो पूर्व में जो गलतियां उन्होंने की हैं इसीलिए तो उन्हें पद से उतारा है। और पद से यदि उतार करके 18 साल का आपको समय लिया, अभी जो युवा पीढ़ी है, जब 18 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी वो युवा पीढ़ी 5 साल की थी, उसे तो सरकारों का पता ही नहीं था। और उसके बाद वो 25 साल की आज या 23 साल की हुई है, तो उन्होंने तो सरकार किसकी देखी है? भारतीय जनता पार्टी की देखी। तो भारतीय जनता पार्टी का यह दायित्व तो बनता है कि इन युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करे। और रोजगार की व्यवस्था में जैसे आपने एनटीपीसी की बात की, एनटीपीसी आया, लेकिन एनटीपीसी में क्या नरसिंहपुर जिले के युवाओं को रोजगार मिल रहा है? उसमें तो आपको एमटेक करके बाहर से आना पड़ता है, बाहर के लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, अपने जिले में कहां है? इंजीनियरिंग कॉलेज सिंधिया जी ले गए, आज तो सिंधिया जी आपके हैं। सिंधिया जी को इस बार आप मना सकते थे मेडिकल कॉलेज के लिए कि आप कम से कम वो ले गए तो ये दे दीजिए। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि जब रोजगार ये कहते हैं कि हमने दे दिया है तो फ्री बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? रोजगार जिसके पास होता है उसे फ्री की आवश्यकता नहीं होती। महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं तो मैं तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि 1500 रुपया देंगे फ्री में महिलाओं को, मैं इसका भी विरोध करता हूं। ये गलत है, गलत वे में प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं, इससे गड्ढे में जाएगा प्रदेश। आप रोजगार दीजिए, लोगों को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। ये गलत आपकी घोषणा है, इससे पीछे हटना चाहिए। युवा पीढ़ी भी कमजोर हो रही है। दूसरा, 1000 रुपया जो आप दे रहे हैं महिलाओं को, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हो सकता है आगे चल के मैं भी चुनाव लड़ूं कभी या राजनीति में आऊं, तो मैं इससे नहीं डर रहा हूं कि महिलाएं मुझसे नाराज होंगी, क्योंकि महिलाएं नाराज इसलिए नहीं होंगी, उनके बेटे को यदि रोजगार के अवसर मिल जाते हैं तो उन्हें 1000 की आवश्यकता नहीं होगी। जो बेटियां हैं उन्हें रोजगार मिल जाएंगे तो उन्हें 1000 की आवश्यकता, भीख की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए मत दीजिए फ्री में, इसको 10,000 करने की आप बात करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उस 10,000 की नौकरी दे दीजिए उन्हें, कोई हथकरघा उद्योग लगवा दीजिए, उनके माल को आप ले जाइए, आपका वाणिज्य मंत्रालय है उसके माध्यम से विदेशों में आप बिकवाइए, तो इससे रोजगार मिलेगा, ना कि फ्री बांटने से। इससे तो देश में कर्ज ही बढ़ेगा ना। तो इसलिए मुझे तो ये योजनाएं बिल्कुल फर्जी लगती हैं। पाठक जी, ये बात आपने बड़ी निकाली और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि जो वर्तमान परिवेश बनता चला जा रहा है, अभी जैसे हम देख रहे हैं 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 500 में मिलेगा। आखिर बर्डन तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर आ रहा है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं, उनके टैक्स की जो राशि है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी होली खेली जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब वास्तव में विचारणीय है कि इस पर विचार करना चाहिए। फ्री की रेवड़ी जो है ये नहीं बंटना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो बर्बाद ना हो। आने वाले जो घर हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊं, घर भी बर्बाद होंगे। सही है। आज जो नारी सशक्तिकरण, पूर्ण सम्मान करते हैं माताओं बहनों का, नारी का, नारी शक्ति का, और नारी शक्ति ने भी आज परिवारों को संभाल कर रखा। ये 2 कुल की लाज वो अपने आप में समाहित करके और आगे बढ़ती है। लेकिन जो परंपराओं की शुरुआत की जा रही है, उन परंपराओं से उसके पाश्चिमिक दुष्परिणाम प्राप्त होंगे और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं घरों को तोड़ने का काम करेगी ये राशि। कहते हैं ना कि कोई भी धन एक ऐसा आ जाए आपके घर में
तो आपको दुश्मन की आवश्यकता नहीं है। वो राशि ही आपको नष्ट कर देगी, आपको ध्वस्त कर देगी, आपके परिवार का विनाश कर देगी। तो ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, इन पे भी आज वास्तव में लगाम लगने की आवश्यकता है। और रही बात विकास की, तो विकास, परंपरागत विकास हम जिसे मानते हैं, मेरी दृष्टि में परंपरागत, या हम लगातार जिनसे बातें हो रही हैं, जो विशेषज्ञ हैं जो इन बातों पर टिप्पणियां दे रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है परंपरागत विकास है, इसमें आपकी नीति बहुत अच्छी है, उस नीति के कारण आप ये विकास कर पा रहे हैं, ये इसलिए आप सराहना के पात्र हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो वर्तमान परिवेश की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आपके द्वारा कहे गए वचनों से किसी को आहत ना हो, और या कोई आप हंसी के पात्र ना बने, इस बात का वास्तव में ध्यान रखना चाहिए। नरसिंहपुर में बेरोजगारी चरम पर है, हर घर में बेरोजगार। आज मैं सीधी बात बताऊं को पढ़ाई आपके घर में भी होंगे, मेरे घर में भी बच्चों, पढ़े लिखे बच्चे सभी, लेकिन बेरोजगार है, रोजगार नाम की चीज नहीं है। पटवारी की परीक्षा होती है, उसका सालों निकल जाते हैं, रिजल्ट ही नहीं आता। अन्य विभागों की जितने भी डिपार्टमेंट है, उनकी यदि मान लो नौकरी निकल रही है, तो बच्चे पैसे जमा करते हैं, भरते हैं, परीक्षा एग्जाम देते हैं, लेकिन कोई उसका फल उनको नहीं मिल पाता। बड़ी स्थितियां विकट हैं, लेकिन विकट परिस्थितियों में जिस प्रकार की सांत्वना दी जा रही है, उसको भी कितना आप उचित मानते हैं, और हमारे जो युवा वर्ग है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को सबसे पहली चीज समझना चाहिए कि भ्रामक प्रचार से दूर रहें। आज का युग भ्रामक प्रचार का है। वास्तविकता की तह तक जाकर के समझें। अच्छा, आप जो विकास की प्रक्रिया की बात कर रहे थे, तो विकास तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सरकारें कोई भी हो, रोड वो बनाती हैं, नाली वो बनाती हैं, कभी रोड छोटे होते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। लेकिन आप जब घोषणा पत्र में देते हैं कि हम रोड बनाएंगे, हम नाली बनाएंगे, तो इसी के लिए आप चुने गए हैं। आप प्रश्न इस बात का बनता है कि यदि आपने नाली या पुलिया बनाई है, तो पुलिया में भ्रष्टाचार क्यों हुआ है? आज लाल फीताशाही चरम पर है। किसी भी विभाग में चले जाइए आप, तो उन नेताओं के साथ में जाना चाहूंगा जो नेता कहेंगे कि बिना पैसे के काम हो जाता है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अब युवा एक फॉर्म भरता है, तो वो फॉर्म भरने जाता है, छोटी छोटी समस्याओं वो उसको मूल निवासी बनवाना है, तो क्या पैसा नहीं लगता? पैसा लगता है उसको। युवा को रोजगार तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से आप व्यापम जैसे घोटाले कर रहे हैं। अभी पटवारी परीक्षा में देख लीजिए आप, पटवारी परीक्षा में युवाओं की क्या गलती थी? तो युवाओं को तो उसमें भोगना पड़ा, उनका समय और पैसा और धन सब खर्च हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि कोई ऐसी विचार से सरकार काम करे जिससे कि युवाओं को नवाचार मिले, नवाचार से रोजगार मिलेंगे और रोजगार से समृद्धि आएगी। शिक्षा का भी जो स्तर है बहुत खराब है। आप स्कूलों को देख लीजिए, स्ट्रक्चर खड़े कर देना शिक्षा को सुधारना नहीं है। हम और आप इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़े हैं और आज हम अपनी रोजी रोटी या रोजगार चलाने में सक्षम हैं, जैसे भी चला रहे हैं। लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा वो घूम रहा है रोजगार के लिए। तो इन कॉन्वेंट स्कूलों को या शहर में जो स्कूलों का व्यवसायीकरण, निजीकरण हुआ है, इसके लिए कौन दोषी है? आपने स्कूल की बिल्डिंगें सरकारी स्कूलों की बनाई हैं, लेकिन उनमें टीचर नहीं दिए हैं। टीचर दिए हैं तो उनसे गैया बैला गिनवा रहे जे, उनसे चौखट गिनवा रहे जे, उनसे सर्वे करवा रहे। आप दूसरे कर्मचारियों से सर्वे करवा लो। मास्टर का काम है बच्चों को शिक्षा देना, और शिक्षा देने के अलावा ये सारे काम करवा रहे हैं उनसे। एक स्कूल में 2 टीचर, 5 क्लासें हैं, तो 1 से आप सर्वे करवा रहे हैं, 5 से उन बच्चों को भेड़ और बकरियों की तरह इकट्ठा करना भर सिखा रहे हैं। मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को भोजन दे रहे हैं कि ये कैसे भी बैठे रहें। ये परिस्थिति है, तो इससे न रोजगार की स्थिति सुधर रही है, न शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। और स्वास्थ्य के बारे में तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी जिला अस्पताल है, और ये अभी से नहीं है जिला अस्पताल। हम जब हमने जन्म लिया था तब से ही जिला अस्पताल है। जितनी अस्पतालें थी, धमना अस्पताल हो या सिंहपुर अस्पताल हो, गोटेगांव हो, इनसे ज्यादा खुली हैं कई अस्पतालें अलग से। हाँ, खुली हैं अस्पतालें, नई अस्पतालें, सांसद जी की अस्पताल हो या डॉक्टर चौकसे जी की अस्पताल हो या अन्य जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, ये तो खुली हैं। अच्छी बात है, हमें इलाज मिलेगा इनसे। लेकिन सरकारी अस्पतालें कितनी बड़ी हैं, उनमें डॉक्टर कितने बड़े हैं, उनमें डॉक्टर सर्विस करने वाले बाहर कितने प्रैक्टिस करते हैं।
आप तो एक बॉन्ड भरवाइए ना कि 10 साल या 15 साल डॉक्टर को यदि एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी या एमडी की मिलेगी तो उसके शासकीय अस्पताल में रेगुलर सेवाएं देनी होगी, और नहीं देते तो उनकी डिग्री समाप्त हो जाएगी या जब्त हो जाएगी। ऐसा प्रयास हो तो कुछ नवाचार हो सकता है, वरना तो जैसा चल रहा है 70 सालों से वैसा ही गाड़ी ढकल रही है तो ढकल रही है। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं स्पेशलाइज की यदि हम बात करें तो स्पेशल कुछ नहीं है, जो परिस्थितियां निर्मित थी वही हैं। परंपरागत विकास जो है वह भर नजर आ रहा है, जिसे कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या अपनी उपलब्धि के रूप में समाज के बीच में परोस रहे हैं और उसके माध्यम से वो वोट लेना चाह रहे हैं। मुझे लगता है यही बड़ी चीज सामने निकल कर आई है। आने वाले कल का जो भविष्य है हमारा युवा बेरोजगारी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। छात्र छात्राएं हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या क्रम बढ़ते चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वास्तव में युवा जो बेरोजगार हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो ये पलायन शब्द इसलिए हम इस्तेमाल करें कि जब कोई कार्य यहाँ नहीं मिलेगा तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। पाठक जी, एक बात और रह गई बीच में कि हमारे माननीय सलूजा जी ने एक बात बोली थी कि अनंत अबर गए छिंदवाड़ा के जो अन्य जिलों के जो लोग हैं वो यहाँ आकर काम कर रहे हैं, यहाँ उनको रोजगार मिल रहा है। तो आप बताओ तो हमारे जिले के कितने लोग बाहर जा रहे हैं, या हमारे जिले के कितने लोग बाहर हैं, मजबूर कितने लोग हैं? देखिए सलूजा जी, मैं तो उनके जो आपने उनका वीडियो चलाया था मुझे हंसी आ रही थी कि बहुत से तथ्यों में जैसे शुगर मिल हो या 50-50 मिले वो बता रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, दूसरी बात, छिंदवाड़ा से हमारे यहाँ मजदूर आते हैं। मजदूर तो हमारे यहाँ सिवनी से भी आते हैं, मजदूर तो हमारे यहाँ मंडला से भी आते हैं, मजदूर तो हमारे यहाँ अन्य जिलों से आते हैं। इसके लिए आपकी सरकार की कृपा नहीं है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करना है हमें ऐसी भूमि, ऐसे जल की व्यवस्था, मां रेवा के तट पे हम रह रहे हैं तो यहाँ पर चना उगा रहा है किसान, ये किसान की वजह से मजदूर आ रहे हैं। और उन लोगों के पास पथरीली जमीन है, जल की व्यवस्था नहीं है, आदिवासी हैं, ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं आप, ये छिंदवाड़ा जिले का अपमान नहीं कर रहे हैं। वो यहां आते तो हमारी फसलें कटती, वो यहां आते तो हमारी फसलें कट करके हमारे घरों में सुरक्षित पहुंचती हैं। ये उनका एहसान है हमारे जिले पर, ये हमारा एहसान उनके जिले पर नहीं है। हमें ये बताइए आप कि इस जिले के युवा इस जिले में कहां पर नौकरी कर रहे हैं, यहां पर आपने रोजगार क्या दिया है? मैं तो उनसे साथ बैठ करके डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि इस जिले के जो पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें इंदौर क्यों जाना पड़ रहा है? इंदौर के जिले लोग क्या हमें चैतुआ कहेंगे? आप तो चैतुआ कहते हैं छिंदवाड़ा के लोगों को आने। ठीक है, आपके शब्द हैं, आप आदिवासियों का जैसा भी सम्मान करना चाहें करते रहें, लेकिन आप ये भी सोच लें कि हमारे जिले का पढ़ा हुआ युवा वो कहां जा रहा है? यहां तो नौकरी नहीं है, यहां तो रोजगार नहीं है, उसको इंदौर जाना पड़ता है, उसको पुणे जाना पड़ता है, हमारे प्रदेश को छोड़ करके जाना पड़ता है, उसको नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं। तो एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि नरसिंहपुर जिले में यदि मजदूर आ रहा है तो वो मां रेवा की कृपा से आ रहा है, वो ईश्वर की कृपा से आ रहा है। यहाँ पर मछंदरी माई जी कहते हैं अपन, जो धरती माता है वो उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के बाद यहाँ का किसान अच्छी कृषि करता है जल की वजह से, तो फसलें होती हैं, तो कटाई के लिए हम उनको बुलाते हैं। ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि भूमि है हमारी 75% पर हम लगभग गन्ने का उपज लेते हैं, वार्षिक उपज है। लेकिन वार्षिक उपज के साथ जो हो रहा है, किसानों को समय पे धनराशि नहीं प्राप्त हो पा रही, उनकी उपज का जो मेहनताना नहीं मिल पा रहा, इस पर भी आपका अंतिम कमेंट क्या कहेंगे? देखिए, उपज का इससे पहले 3 कृषि कानूनों को लेकर के हम लोगों ने लगातार 1.5 साल तक आंदोलन किए थे। नरसिंहपुर जिले में हम लोग सभी किसान सामूहिक रूप से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, और उन कृषि बिलों में यही व्यवस्था थी कि किसान को बिल्कुल ये समझिए कि आज 65% किसान है भारत में, उसको 16% पर लाना था, और किसान को हतोत्साहित करके उन्हें काम पर, फैक्ट्रियों में काम पर लगाना था। ये व्यवस्था थी। तो 3 कृषि कानून तो हम लोगों ने मेहनत करके वापस करा दिए, लेकिन उन बिलों में एक व्यवस्था थी, हमारी जो मुख्य मांग थी किसानों की, कि जो समर्थन मूल्य है वो कानूनी रूप से लागू हो, और वो कानूनी रूप से लागू नहीं हुआ है। और जब तक नहीं हुआ है
तब तक किसान को मूल्य मिल ही नहीं रहा है। ये किसान की छाती पे हाथ रख के पूछिए कि आपने फसल उगाई, आपकी फसल खराब हो गई और आधी दूधी यदि फसल निकली और उसी के मूल्य सही नहीं मिले तो अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं खरीद पाता वो, अपनी मां का चश्मा नहीं खरीद पाता वो, अपने पिता के लिए दवाइयां नहीं ले जा पाता वो। जब वो पूरे परिवार की आकांक्षाएं और सब पूरे परिवार की वस्तुओं को खरीदने के लिए 2 बोरा अनाज लेकर के आता है और यहां आकर के केवल खाद पाउडर वाले के पैसे डीजल भरवा करके जाता है, तो वो घर में अपने बच्चे के सामने मरा हुआ महसूस करता है। और ऐसे व्यक्ति जो किसानों की अवमूल्यन पर नहीं बोल रहे हैं, उनको भी मैं मरा हुआ मानता हूं। वो नेता के रूप में हो, वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, किसान नेता के रूप में हो, किसान की आय का आप मूल्यांकन करिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पढ़ लें वो लोग जो इस बात पर कटाक्ष करते हैं कि किसान समृद्ध है। स्वामीनाथन आयोग की आप रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश का किसान कितने गर्त में है। 2006 में तिवारी जी 2006 में रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस सरकार उसको 2014 तक पालती मार के रिपोर्ट पे बैठी रही, सांप की कुंडली की तरह कांग्रेस सरकार बैठी रही। और अब जब आंदोलन हो रहा था तो कांग्रेस का समर्थन जरूर मिल रहा था, लेकिन पहले तो इन्हीं की कुंडली मरी हुई थी उस पर जो रिपोर्ट थी स्वामीनाथन आयोग की। उसके बाद ये जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पत्र लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए अन्यथा किसान मर जाएगा। और जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने भी उसी अजगर का रूप धारण कर लिया उस रिपोर्ट के ऊपर जो कि कांग्रेस सरकार बैठी हुई थी। तो ऐसे लोगों से आशाएं किस प्रकार आप कर सकते हैं कि आप किसान को समृद्ध बनाने की बात करते हैं, किसान की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन किसान की आय दोगुनी तो नहीं करी इनने, मनो किसान है दूनर जरूर कर दो। जहां हम बड़ी संवेदना पूर्ण बात कह रहे हैं और बड़े दुखी हैं अंतर मन से कि किसान की स्थिति बहुत खराब है देश में, उसको मूल्य मिलना चाहिए। बीमा मुआवजा, ऊंट के मुंह में जीरा की कहीं ना कहीं बात आती है, लेकिन ये बात तो है कि सरकारें देती हैं बीमा मुआवजा, भले ही वो रेवड़ी के रूप में किसानों तक उपलब्ध करा रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात उठाई आपने। बीमा मुआवजा, जब आपको जीवन बीमा कराना होता है तो आप स्वैच्छिक होता है ना आपके लिए, आपके पास एजेंट आता है, जब आप दस्तखत करते हैं पैसा देते हैं तब आपका बीमा होता है। यहां पर दूसरी विधि है, यहां पर बीमा कंपनियां सीधे बैंक से आपके खाते से पैसा उठा लेती हैं, सामूहिक बीमा होता है। और फसल यदि किसान की खराब हो जाए तो एक चीज आप बताइए कि एक किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में 1 एकड़ में उसने राहर लगा ली, 1 एकड़ में उसका गन्ना है, 1 एकड़ में सोयाबीन है, आधा एकड़ में उड़दा है और तिली वैदई बाने, तो 5 फसल बाने वैदई। आपके पोर्टल में 2 फसल को ऑप्शन है, तीसरी फसल लेता ही नहीं है वहां में, तो किसान बीमा जे फसल खराब भैया 5 में से 2 फसलें खराब हो गई, वे आपके पोर्टल में है नहीं, आपके पटवारी जी ने चढ़ाई नहीं है, तो वो बीमा कैसे ले है? बीमा सबसे बड़ा छलावा है भारत सरकार की ओर से जो कृषि बीमा लागू किया गया है। इसमें तो उस किसान का मुआयना किया जाए कि उसकी वास्तव में फसल खराब कौन सी हुई है। आप एक क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, जब आपका कलेक्टर लिख के देता है तब आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में खराबी हो। कलेक्टर तो आपका व्यक्ति है ना, आप पंचायतें बुलाइए, ग्राम पंचायतों से लिखवाइए, आप वहां के लोगों से पूछिए, सबको पता रहता है कि फसलें खराब हुई हैं। फसलों का बीमा नहीं मिलता। 16,000 करोड़ यदि बीमा की राशि लेते हैं तो 2,000 करोड़ बांटने का काम करते हैं और उसी में खुद की पीठ खुद के हाथ से पीछे हाथ करके थपथपाते हैं। मतलब किसान ने कभी इनकी पीठ नहीं थपथपाई क्योंकि उसे कुछ मिला ही नहीं है। ये जैसा कि आपने जो शब्द का उपयोग किया, ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा। चलिए, तो हमारे बीच थे देवेंद्र पाठक जी, बहुत बड़ी बड़ी और तार्किक बातों के साथ उन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी हम इन्हीं सब बातों को लेकर उनको बुलाते रहेंगे और यदि आपके भी कोई सुझाव हैं
रेड अलर्ट के लिए या कोई योजना है, या आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा पटल मिले, आपको कोई स्थान मिले, आप अपने भी वक्तव्य आम जनता के बीच में आप रख सकें, तो इसके लिए हम आपको प्लेटफॉर्म भी देते हैं। और आप हमारे जो नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं और आप समय लेकर हम आपको स्थान देंगे और आपकी जो बात है वो शासन के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारे बीच से देवेंद्र पाठक जी, हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेड अलर्ट परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।